हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और जो है एकदम स्वास्थ्य जो है आपका ना एकदम बहुत बढ़िया होगा, है ना। क्यों स्वास्थ्य आपका क्यों बढ़िया होगा, ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि हम लोग चैप्टर ही ये पढ़ रहे हैं कि हम बीमार क्यों होते हैं। और कल हम लोगों ने इसी के बारे में चर्चा करी थी कि हम लोगों को देखना है कि हमारा स्वास्थ्य जो है, हमारी हेल्थ वो किस तरह से अच्छी रह सकती है, हम क्या क्या ऐसी चीजें करें जिससे हम क्या रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ठीक है, तो बेटा मैं मोहित यादव आपको पढ़ाता हूं जीव विज्ञान और ये उदय बैच क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है, जहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान को पढ़ रहे हैं। और जिस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज, ये उसका दूसरा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है बेटा? दूसरा लेक्चर है ये। ठीक है, चैप्टर का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। आखिर ऐसा क्या रीजन है, ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं कि हम बीमार हो जाते हैं। तो क्या रीजन है, कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कुछ टॉपिक पे चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में करी थी और कुछ आज हम लोग चर्चा करेंगे कि और कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं। दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं, अल्पकालिक रोग क्या होते हैं, तीव्र रोग क्या होते हैं, संक्रामक असंक्रामक रोग क्या होते हैं। आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास से जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कल की क्लास में जो एक लेक्चर हो चुका है वहां पर हम लोगों ने कुछ ऐसी चीजों को डिस्कस किया था जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, जो हमारे डेली रूटीन से है ना। हम कह सकते हैं कि वो चीजें कहां से हैं, हमारे डेली रूटीन से हैं। हमारी जो डेली की जो दिनचर्या होती है, हम लोग दिन में क्या करते हैं और ऐसे कौन से काम करते हैं जिसकी वजह से हमको बीमार होने का खतरा रहता है। तो कल हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय की तरह कल हम लोगों ने क्लास को डिस्कस किया था। वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। हम लोगों ने आखिरी में तकरीबन आधे घंटे क्वेश्चन को सॉल्व किया था और देखा था कि किस तरह से क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास जो कि महत्वपूर्ण थी और आज की क्लास उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो हम लोग बात करेंगे सारी तथ्य के बेस पे बात करेंगे सारा। ठीक है, सारा जो है कंटेंट जो होगा वो एक तथ्यात्मक जो है कंटेंट होगा, जिसमें एग्जाम से क्वेश्चन आने हैं। कोई डाउट नहीं है कि यहां से क्वेश्चन ना आए। तो आज के लेक्चर से आपको एग्जाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं कि हम लोगों को आज कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिस पे चर्चा करनी है। तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है रोग और उसके कारण। क्या टॉपिक है बेटा? रोग और उसके कारण। ठीक है ना, कि रोग क्या है, रोग को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको डिसीज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अंग्रेजी में रोग को क्या कहते हैं? डिसीज कहते हैं। डिसीज का मतलब क्या हो गया? बीमारी या फिर रोग। तो रोग क्या है, डिसीज क्या होता है और उसके क्या कारण हैं। ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है तीव्र और दीर्घकालिक रोग। ठीक है, कि तीव्र रोग क्या होते हैं और दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं। तो दीर्घकालिक जब शब्द यहां पर आ रहा है, दीर्घ, क्या शब्द आ रहा है? दीर्घ का मतलब हो गया ऐसे रोग जो काफी लंबे समय तक चले। काफी लंबे समय तक बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो 5 दिन, 6 दिन या फिर 10 दिन, 15 दिन ऐसे खिंचती हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक बीमारी होती है जो नॉर्मल होती है, जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, ये नॉर्मल बीमारियां है ना। कभी कभी बुखार आता है, आज आया और हो सकता है कल अपने आप सही हो जाए, वरना फिर आपने मेडिसिन ले ली तो 1-2 दिन में सही हो जाता है। खांसी जुकाम है या फिर किसी चीज से एलर्जी है, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो जल्दी होती हैं और जल्दी सही भी हो जाती हैं, जिनको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? हम लोग तीव्र रोग की कैटेगरी में रखते हैं। फिर एक आ जाता है दीर्घकालिक रोग, है ना। इसमें कौन से रोग आते हैं? इसमें ऐसी बीमारियां आती हैं जो आगे चल करके एक लंबे समय तक हमारे शरीर में बनी रहती हैं। ठीक है, और हमारे अस्वस्थ होने का कारण बनती हैं। ठीक है ना, तो दीर्घकालिक रोग हैं और तीव्र रोग हैं, इनके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। इनमें अंतर भी पूछा जाता है, तो उसको भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है बेटा? संक्रामक और असंक्रामक कारक।
ठीक है ना, कि ये संक्रामक कारक क्या होते हैं और असंक्रामक कारक क्या होते हैं। तो ये दोनों ही जो पॉइंट हैं यहां पर, ये दोनों ही जो टॉपिक हैं, ये एग्जाम के लिहाज से क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग यहां पर आगे चल करके समझेंगे क्या है। और जो चौथा आपका लास्ट पॉइंट है वो क्या है, रोग के कारक, कि रोग के क्या कारक हो सकते हैं, ठीक है ना, रोग के क्या क्या कारक हो सकते हैं। तो यहां पर हम लोग इस पॉइंट को समझेंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जिन महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम लोगों को चर्चा करनी है वो क्या है, किस किस तरह से उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और हम लोगों को किस तरह से आसानी से उसको कवर करना है, जिससे कि हम लोग भूले भी नहीं और वो चीज हमारे दिमाग में सेट रहे, हमारे जीवन के लिए भी वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो। क्यों? क्योंकि जो यहां पर एक टॉपिक है ना बेटा, क्या, हेल्थ, आपको पहले लेक्चर में भी हमने बताया था, ठीक है ना, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य। तो ये स्वास्थ्य जो ये टॉपिक है यहां पर, है ना, ये आपके लिए या हम सभी के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई मायनों में ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही एक विचारणीय विषय है, जिसमें विचार करने की जरूरत है कि आखिर ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां या छोटी छोटी बीमारियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कल हम लोगों ने चर्चा करी थी कि हमने आपको बताया था कि जब भी क्या करें, जब भी हम लोग खाना खाने जाएं तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ को साबुन से जरूर धुलना है, ठीक है ना, साबुन से धुलना है, ठीक है ना, ये नहीं कि बस पानी से कर लिए और चले आए, नहीं, साबुन से हाथ धुलना है अच्छे से। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया या वायरस, विषाणु जो है वो हमारे अंदर ना जा सके, ठीक है ना। जब भी आप घर के बाहर निकले तो क्या करें, जब भी आप घर के बाहर निकले तो मास्क लगा के जरूर निकले। क्यों? क्योंकि बाहर पोल्यूशन भी बहुत है, बीमारियां तो हैं ही, पोल्यूशन भी बहुत है, तो उस पोल्यूशन से भी अपने को बचना है और बीमारियों से भी अपने आप को बचाना है, ठीक है ना। हम लोगों को सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के टहलना है, जॉगिंग करना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी, जो हमारे डेली जो हमारा रूटीन होता है, जो दिनचर्या होती है, उसके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आगे पॉइंट शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या था, कि रोग किस तरह के दिखाई देते हैं, कि क्या क्या कारण होते हैं रोग को दिखाई देने के, और कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिसकी वजह से रोग दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से विषय हैं, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो नहीं भी दिखती हैं लेकिन हम बीमार होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने कल यहां पर यह भी डिस्कस किया था, क्या, कि ऐसी रोग मुक्त में क्या अंतर है, कि कोई व्यक्ति बीमार है ना, या फिर बीमार नहीं है, अगर वो स्वस्थ है लेकिन रोग मुक्त नहीं है तो उसमें फिर क्या अंतर है ना। तो जैसा कि आपको यहां पर चित्र दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति को क्या है, बहुत तेज हेडेक हो रहा है ना, बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। अब इसको कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं कि नहीं वो बीमारी दिख रही हो, ऐसा कोई लक्षण हो कि नहीं बहुत तेज फीवर आ रहा हो, ठीक है, या फिर जो है जो और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं, ऐसे लक्षण होते हैं जो हमको दिखते हैं, लेकिन यहां पर कोई लक्षण दिख नहीं रहा, सिर्फ क्या दिख रहा है कि हमारे हेडेक हो रहा है, हमारे सरदर्द हो रहा है। तो इस अवस्था को भी हम क्या कहते हैं, कि हम स्वस्थ नहीं है। और कल हम लोगों ने यहां पर यह भी चर्चा करी थी कि अगर हमारा सामाजिक व्यवहार सही नहीं है, अगर हमारा रिलेशन हमारे दोस्तों के साथ अच्छा नहीं है, अगर हमारा उठना बैठना हमारे दोस्तों के साथ सही नहीं है, तो फिर वो किस चीज का कारण बनता है, वो एक सरदर्द का कारण बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मानसिक जो है मेंटल इलनेस कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल इलनेस कहते हैं। वो मानसिक रूप से क्या होते हैं, अस्वस्थ होते हैं। मतलब क्यों? अरे सीधी सी बात है, क्या, कि जैसे मान लो आपके दोस्त से लड़ाई हो गई, ठीक है ना, अब आपके दोस्त से अगर लड़ाई हो जाएगी तो फिर क्या होगा, एक वो दिमाग में टेंशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, है ना। या फिर मान लो अगर आपने होमवर्क नहीं किया, ठीक है, अब तुमको चीज समझ में नहीं आई, मास्टर ने होमवर्क दिया और आपने होमवर्क किया नहीं, तो वो क्या होगा, टेंशन हो जाएगी दिमाग में कि नहीं हो जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मेंटल हेल्थ, है ना, कि जो मानसिक जो हमारा दिमाग है वो क्या है, अस्वस्थ है, ठीक है ना, वो स्वस्थ नहीं है। तो ये भी इस कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर कौन कौन से पॉइंट लिखे हैं। यहां पर लिखते देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि हमें कैसे पता लगता है कि हमें कोई रोग है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कोई बीमारी है। इसका मतलब उसका कोई चिन्ह होना चाहिए। कल भी हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था ना, कि उसका कोई चिन्ह होना चाहिए, उसका कोई लक्षण होना चाहिए, है ना, कुछ ऐसे कैरेक्टर होने चाहिए जिससे पता चले क्या, कि हम क्या हैं, बीमार हैं। तो हमें कैसे पता चलता है हमें कोई रोग है, तो जब भी कोई रोग होगा, जब भी कोई रोग होगा तो शरीर के एक अथवा अनेक अंगों या फिर तंत्रों में क्रिया अथवा संरचना में क्या होती है, खराबी परिलक्षित
होने लगती है। मतलब शरीर का अगर कोई एक अंग है या फिर एक से ज्यादा अंग हैं, या तो शरीर का कोई एक अंग या फिर एक से ज्यादा अंग भी हो सकते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ खराबी परिलक्षित होने लगती है। जैसे कि अगर हमारा सर ही है तो हमारा जो सर है वो क्या है, शरीर का एक अंग है ना। अब हमारे सर में हेडेक हो रहा है, दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो ये क्या होगा, शरीर के एक अंग में क्या आने लगी, कोई दिक्कत आने लगी, कोई खराबी हमको दिखने लगी, परिलक्षित होने लगी, मतलब दिखाई देने लगी। तो ये जो बदलाव है, अभी तक हमारा दिमाग सही था, अभी हमको हेडेक नहीं हो रहा था, लेकिन हमारी दोस्त से कुछ बहस होने की वजह से 10 मिनट बाद मेरे सर में क्या होने लगा, दर्द होने लगा। तो ये जो बदलाव आ गया, ये जो परिवर्तन आ गया, ये क्या हो गया, ये रोग के लक्षण दर्शाते हैं। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि हम स्वस्थ नहीं हैं, ठीक है ना, हमें कोई ना कोई रोग है। अब ये हालांकि कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है, इसको आप कहां से समझेंगे, इसको आप ऐसे समझेंगे कि हमने आपको क्या बताया, दीर्घ और तीव्र और दीर्घकालिक रोग, तो दो तरह के रोग होते हैं। अब आप इसमें यह ना समझना कि अगर यार हमको तो हेडेक होने लगा इसका मतलब हम रोगी हैं, हम बीमार हैं, नहीं, आप स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन मानसिक रूप से बीमार हैं। समझ रहे हो ना अंतर यहां पे क्या है, कि अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आप ये शारीरिक रूप से फिजिकल एक्टिविटी में तो आप ठीक हैं, बढ़िया हैं, लेकिन जो मेंटल एक्टिविटी है आपकी वो क्या हो रही है, वहां पर प्रभावित हो रही है। ठीक है ना। और स्वस्थ होने की परिभाषा कल हमने आपको क्या दी थी, कि स्वस्थ होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो। ठीक है, स्वास्थ्य का मतलब होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। जब तीनों चीजों को हम लोग मिलाएंगे तब उसको क्या बोलते हैं कि आप स्वस्थ हैं। ठीक है ना। तो स्वस्थ का मतलब खाली हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो इससे हम नहीं कह सकते हैं क्या कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। स्वस्थ होने का मतलब है कि हम शरीर से भी स्वस्थ हो, बढ़िया दौड़ सके, चल सके, सारे काम कर सके, खेल कूद सके। हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, जिससे कि हम प्रसन्न रह सके, अपना काम आसानी से कर सके, किसी एक जगह पर फोकस कर सके। तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और ये जो सर दर्द है, ये सर दर्द क्या है, एक मानसिक बीमारी है। ठीक है ना। तो सर दर्द नहीं होना चाहिए, ये क्या है, एक रोग का लक्षण है। अगर हेडेक हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप स्वस्थ नहीं हैं। आप किससे पीड़ित हैं, रोग से पीड़ित हैं। वो भले ही मानसिक रोग हो सकता है या फिर वो सामाजिक रोग हो सकता है। ठीक है। और अगर कोई दीर्घकालिक रोग है तो फिर वो हमारे शरीर से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जैसे हैजा है, पेचिस है, बहुत सारी बीमारियां होती है, मलेरिया है, ये सब दीर्घकालिक रोग होते हैं। आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि इस प्रकार क्या लिखा है, कि इस प्रकार जैसे सर दर्द हो गया, ठीक है, खांसी है, दस्त का मतलब हो गया लूज मोशन, ठीक है, या फिर किसी घाव में पस आना, जैसे मान लो आप खेल रहे हो, कूद रहे हो और आप गिर गए, ठीक है, गलती से क्या हुआ कि आप, या फिर नहीं ध्यान दिया, पैर मुड़ गया और आप गिर गए। अब गिर गए तो चोट लग गई, अब हाथ में चोट लग गई तो क्या हो गया, खून आने लगा, यहां पर मवाद पड़ने लगा, तो उसको क्या बोलते हैं, घाव में क्या हो जाना, पस हो जाना। ठीक है ना। ये जो सभी लक्षण हैं, इन लक्षणों में किसी ना किसी रोग का पता चलता है। अगर सर दर्द है तो पता चल रहा है क्या कि हेडेक हो रहा है। अगर खांसी आ रही है तो, अगर खांसी और जुकाम भी हो जाता है तो कितनी मतलब लेजीनेस सी फील होने लगती है ना। कभी देखियो, मतलब खांसी आ रही है बार बार, जुकाम बहुत ज्यादा हो गया है तो लगता है कि नहीं यार, मतलब कुछ मन नहीं है खाने का, खेलने कूदने का मन नहीं है, बस एक जगह बैठे रहो, है ना। मतलब शरीर में अगर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आ जाती है तो फिर वहां हमारा स्वास्थ्य क्या होता है, बिगड़ने लगता है। ठीक है। तो ये सब किसी ना किसी रोग का पता लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार से, लेकिन एक तो ये हो गया सर दर्द, खांसी और दस्त, लेकिन इनसे यह नहीं पता चलता कि हमें कौन सा रोग है। क्या ये आपको पता चलेगा, आपको खांसी है तो क्या पता चलेगा कौन सा रोग है? क्यों? क्योंकि एक बीमारी होती है टीबी, है ना। टीबी एक बीमारी जिसको क्या कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं। अब उस क्षय रोग में भी क्या होता है, खांसी आती है, और एक खांसी बहुत नॉर्मल होती है, अक्सर एलर्जी की वजह से या डस्ट की वजह से या पानी बदलने की वजह से या किसी और को खांसी है और हम उसके पास खड़े हैं तो जो वायरस है वो हमारे अंदर आ गया और क्या होने लगा, हमको भी खांसी होने लगी। तो एक तो ये नॉर्मल खांसी होती है, और एक खांसी जब वही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में दिक्कत आने लगती है, तो फिर वो किसका रूप ले लेती है, क्षय रोग, जिसको हम लोग टीबी के नाम से अक्सर जानते हैं, हिंदी में उसको क्षय रोग कहते हैं। तो वो अब कैसे पता चलेगा कि खांसी हमारी नॉर्मल है या फिर खांसी जो आ रही है वो हम क्षय रोग से पीड़ित हैं, है ना। जो क्षय रोग है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, गंभीर होता है, दीर्घकालिक रोग होता है, और उसमें भी खांसी आती है। तो ये दोनों ही अलग अलग कंडीशन है जिसमें क्या आ रही है, खांसी आ रही है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा रोग है, कौन सा रोग है, नॉर्मल वाली खांसी है या फिर ये क्षय रोग वाली
टीबी वाली खांसी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं जैसे सर दर्द है, ठीक है। अब सर दर्द का कारण क्या हो सकता है? तो सर दर्द के दो कारण हो सकते हैं। पहला कि परीक्षा का भय, ठीक है ना, अभी एग्जाम आ गया, ठीक है, अब 4 दिन बाद एग्जाम है और आपने कोई पढ़ाई नहीं करी। अब पढ़ाई नहीं करी है, एग्जाम के दिन पास आते चले जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है? टेंशन होने लगती है और टेंशन की वजह से हेडक होने लगता है। अब ये जो हेडक हो रहा है, इस हेडक का कारण क्या है? परीक्षा का भय है कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, या फिर आपने पढ़ा है लेकिन फिर भी एक जो है एंग्जाइटी होती है, एक चिंता होती है, उस चिंता के कारण आपको सर दर्द हो रहा है, या फिर आप किसी और विभिन्न बीमारियों से क्या है? ग्रसित हैं, ठीक है। तो क्या कारण हो सकता है? इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। किसी बीमारी की वजह से भी सर दर्द हो सकता है, या फिर तुमने पढ़ाई नहीं करी है, नालायकी करी है, जिसमें परीक्षा का तुमको डर, परीक्षा का भय तुमको सता रहा है। तो ये कोई भी कारण हो सकते हैं हेडेक के। हमें आखिर कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा रोग है? तो ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उससे सलाह लेनी पड़ेगी, या फिर तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई है, इस वजह से सर दर्द हो रहा है, किसी से बहस होने की वजह से, या फिर परीक्षा में एग्जाम देने जाना है और बहुत पेपर पास आ गए हैं, कल एग्जाम है, टेस्ट है और तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, या फिर ये सारे रीजन नहीं है, कोई और रीजन है। तो वो कैसे पता चलेगा? आपको चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। अगले पॉइंट की हम यहां बात करते हैं, जिसमें कह रहा है कि तीव्र रोग क्या होते हैं और दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं। जब हम इस दोनों पॉइंट की यहां पर चर्चा करेंगे, चाहे वो दीर्घकालिक रोग हो या फिर वो तीव्र रोग हो, तो हम समझेंगे कि दोनों में अंतर यहां पर क्या है, ठीक है। तो देखो, एक तो ये जो छोटा सा मुन्ना सा नन्हा सा बेबी है, इसको क्या हो रहा है? खांसी आ रही है, ठीक है। और वहीं एक आप देख रहे हैं किसी व्यक्ति के पैर में, आपको अगर यहां पर कोई अंतर दिखाई दे रहा हो, तो देखो इसका जो ये वाला पैर है, ये कितना पतला सा है, और वहीं ये वाले पैर का साइज कितना मोटा हो गया है, ठीक है ना। तो एक ही व्यक्ति के दो पैर हैं, ये दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है यहां पर, समझ रहे हैं? तो एक ही व्यक्ति के दो पैर हैं, जिसमें एक व्यक्ति का जो पहला वाला पैर है वो बहुत दुबला है या नॉर्मल है, और दूसरा वाला पैर क्या है? बहुत ही ज्यादा यहां पर, बहुत ही ज्यादा क्या हो गया है? यहां पर मोटा हो गया है, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्यों, किस वजह से ऐसा हो गया है, इसको भी यहां पर देखेंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं, ये जो इसको खांसी आ रही है, ये इसका क्या कारण है, कौन सा इसको रोग है, ठीक। तो रोगों की जो अभिव्यक्ति है वो भिन्न भिन्न तरह से हो सकती है, और इसके लिए कई कारक होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक ही कारण जिम्मेदार हो, बहुत से कारण होते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। कुछ रोगों की जो अवधि है वो बहुत कम होती है, तो ऐसे रोग जिनकी अवधि, अवधि का मतलब क्या है? समय। अवधि का मतलब यहां पर क्या है? समय। कि ऐसा रोग जिसका समय क्या हो? बहुत ही कम हो, मतलब कम टाइम के लिए आया हो। जैसे ये खांसी है, तो कितने दिन रहती है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बहुत ज्यादा मान लो तो 5 दिन, बस, इससे ज्यादा तो नहीं रहेगी ना। जो खांसी जुकाम है, हेडक है, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, इससे ज्यादा तो नहीं रहता ना। तो जो बहुत कम समय के लिए होते हैं, बहुत ही कम अवधि के लिए होते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको तीव्र रोग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि खांसी जुकाम हो गया, ये बहुत ही कम अवधि के लिए होते हैं। वहीं अगर हम बात करें, कुछ ऐसे रोग होते हैं, कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो जो लंबी अवधि के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? लंबी अवधि के लिए होते हैं, ठीक है। यहां पर इसको हाईलाइट कर देते हैं ना। यहां पर अवधि क्या होती है? कम होती है। जो तीव्र रोग हैं वहां पर अवधि कम होगी, जबकि अगर लंबी अवधि के लिए है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जीवन पर्यंत, लाइफ टाइम है, तो फिर ऐसे रोगों को क्या कहते हैं बेटा? ऐसे रोगों को दीर्घकालिक रोग कहते हैं। और इस दीर्घकालिक रोग में जिस चित्र में यहां पर बीमारी को दर्शाया जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? एलिफेंटियासिस कहते हैं। एलिफेंटियासिस एक अंग्रेजी शब्द है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिफेंटियासिस कहते हैं। एलिफेंटियासिस क्या है? ये एक अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। ये जो इसको बीमारी हो गई है, अब एलिफेंटियासिस, देखो यहां पे शब्द आ रहा है एलिफेंट, है ना। देखो ये शब्द क्या है? एलिफेंट। तो एलिफेंट का मतलब क्या है? हाथी, ठीक। तो हाथी के पैर देखें कैसा होता है, ये बिल्कुल वैसा ही हो गया है, तो इसीलिए इसको हम लोग हाथी पांव कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं हिंदी में? इसको हम लोग हाथी पांव भी कहते हैं,
ठीक, या फिर इसी को फील पाँव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फील पाँव भी कहते हैं। तो ये जो बीमारी है ये क्या है? ये जीवन पर्यंत है या फिर दीर्घकालिक है। अगर सही समय पर अगर उपचार कर लेंगे तो एक समय के बाद इसको ठीक भी किया जा सकता है, या फिर अगर ज्यादा टाइम हो गया है और हमने समय से उपचार नहीं कराया है तो फिर ये बीमारी जीवन पर्यंत हो सकती है। ठीक है, और जिस चित्र को यहां पर दिखाया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? एलिफेंटियासिस कहते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद क्या है? हाथी पांव, या फिर इसको हम लोग फील पांव भी कहते हैं। ठीक, तो ये जो रोग है ये क्या बेटा? दीर्घकालिक रोग है जो ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं। वही खांसी जुकाम सरदर्द जैसे जो रोग होते हैं ये बहुत कम समय के लिए होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? तीव्र रोग कहते हैं। जल्दी होते हैं और जल्दी सही भी हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। तो आगे और देखेंगे इसमें क्या क्या अंतर हो सकता है। तो आगे और क्या अंतर हो सकता है? तो ये जो तीव्र और दीर्घकालिक रोग हैं ये हमारे स्वास्थ्य पर भिन्न भिन्न प्रभाव डालते हैं। कोई भी रोग जो हमारे शरीर के किसी भाग के कार्य को प्रभावित करता है, मतलब ऐसा कोई रोग जो हमको कार्य ना करने दे, हमारे काम में बाधा डाले, वह हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हम जो है हमारा जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं है, हम स्वस्थ नहीं हैं, क्या हैं? अस्वस्थ हैं। ठीक है, लेकिन अब यहां पर अंतर समझते हैं दोनों में कि ये जो तीव्र रोग है ये अभी हम लोगों ने चर्चा जैसी करी थी, क्या है कि बहुत कम समय के लिए रहता है। जो तीव्र रोग है वो बहुत कम समय के लिए रहता है और स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डालने का समय ही नहीं मिलता है उसको, क्योंकि बहुत कम समय के लिए है तो हम ज्यादा समय के लिए बीमार नहीं होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या ले लें? जैसे खांसी और जुकाम के विषय में सोचेंगे तो हम सभी को प्रायः यह होता रहता है, अक्सर यह होता है, और हम में से अधिकांश लगभग एक सप्ताह में क्या हो जाते हैं? अधिकांश जो है एक सप्ताह में ठीक हो जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर कोई विशेष कुप्रभाव, मतलब उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे जो रोग है उसको क्या कहते हैं? तीव्र रोग कहते हैं, जो बहुत कम समय के लिए होते हैं, बहुत कम अवधि के लिए होते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर कोई बुरा या कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता है। अगर वो ये बीमारियां अगर लंबे समय तक अगर हमारे शरीर में बनी रहेंगी तो फिर क्या करेंगे? हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगी। लेकिन क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए होते हैं, बहुत कम अवधि के लिए होते हैं, तो हमारे शरीर पर ये नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर पर ये नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल पाते हैं क्योंकि इनको समय ही नहीं मिलता है नकारात्मक प्रभाव डालने का। वहीं अगर हम बात करते हैं दीर्घकालिक रोग की, तो ये जो दीर्घकालिक रोग है ये हमारे स्वास्थ्य को क्या करता है? प्रभावित कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये दीर्घ है। दीर्घ का मतलब ये ज्यादा समय के लिए है। जैसे कि फेफड़ों के क्षय रोग से अगर संक्रमित हो जाए, ये क्षय रोग वही है जिसकी चर्चा भी हम आपसे कर रहे थे कि क्षय रोग को हिंदी में क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? टीबी, है ना, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है। ठीक है, तो ये जो क्षय रोग है अगर इससे अगर संक्रमित हो जाएंगे तो कई वर्षों तक बीमार होने के कारण क्या होता है? हमारा वजन भी कम हो जाता है और हर समय जो है थकान महसूस करते हैं। ठीक, तो ये जो क्षय रोग है इसमें भी खांसी आ रही है। वहीं ये तीव्र रोग है, कहां गया? ये तीव्र रोग है, इसमें भी खांसी आ रही है और क्षय रोग में भी खांसी आ रही है। लेकिन तीव्र रोग की जो खांसी है वो सिर्फ कुछ समय के लिए रहती है, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं रहती है। क्यों? उसका कारण एक नॉर्मल सा है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर वहां आपको बताएंगे क्या कि किसी एलर्जी की वजह से खांसी आ रही है, या फिर वातावरण चेंज हुआ है, पर्यावरण में बदलाव आया है, मौसम में परिवर्तन आया है, इस वजह से खांसी आ रही है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति के पास आप खड़े रहे हो जो पहले से ही खांसी से संक्रमित था तो उसकी वजह से आपको भी क्या हुआ? खांसी आने लगी। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये 2 से 4 दिन में सही हो जाएगी। मैं दवाई दे देता हूं, 2 से 4 दिन में सही हो जाएगी। ठीक, लेकिन वहीं अगर क्षय रोग होगा तो फिर डॉक्टर क्या कहेगा? फिर कहेगा जाओ पहले अल्ट्रासाउंड करा के आओ, या फिर जाओ पहले एक्सरे करा करके आओ। ठीक, अब एक्सरे करा के आओगे अपने फेफड़ों का, फिर वो उसको देखेगा, अच्छा ये फेफड़ों में ये दिक्कत आ रही, इसका मतलब तुमको नॉर्मल खांसी नहीं है, तुम्हें किसकी वजह से खांसी है? तुम्हें क्षय रोग की वजह से खांसी है। तो ये जो क्षय रोग की वजह से है इसमें आप बीमार क्या होंगे? कई वर्षों तक आप बीमार रह सकते हैं। और कई वर्षों तक बीमार रहने की वजह से क्या होगा कि हमारे शरीर का जो वजन है, जो बॉडी वेट है, वो भी कम होगा और हर समय एक लेजीनेस, एक थकान सी हमको महसूस होती रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक और तुलना करते हैं कि यदि आप तीव्र रोग से पीड़ित हैं, यदि आप तीव्र रोग से पीड़ित हैं तो आप कुछ दिनों के लिए विद्यालय नहीं जा सकते हैं। ये आपको सब लिखना है अंतर में, समझ रहे हो ना। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब डिफरेंस पूछा जाएगा कि तीव्र रोग और दीर्घकालिक रोग में अंतर क्या है, तो वहां पर आप इन सब चीजों को अपने शब्दों में लिखेंगे। कैसे? अपने शब्दों में लिखेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को रटा नहीं जा सकता है, ठीक है, उसको समझा जा सकता है और हमारा प्रयास है कि आप चीजों को समझें। तो जो तीव्र रोग हैं उसमें आप कुछ दिनों के लिए विद्यालय नहीं जा सकते हैं कि चलो भाई तबीयत नहीं सही है, हमको अच्छा फील नहीं हो रहा है, हमको लेजीनेस फील हो रहा है, तो किसकी वजह से? खांसी जुकाम की वजह से, तो हम 1-2 दिन के लिए स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वहीं दीर्घकालिक रोग है, ठीक है, अगर दीर्घकालिक रोग हो गया तो फिर हमें स्कूल में पढ़ाई को समझने में भी कठिनाई होती है, हमारी सीखने की क्षमता भी कम हो जाती है, अर्थात काफी समय तक क्या आप रहेंगे? काफी समय तक अस्वस्थ रहने की वजह से, काफी समय तक आप क्या रहेंगे? अस्वस्थ रहने की वजह से आपका फिर जो स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ता चला जाएगा, शरीर का वजन कम होता चला जाएगा और फिर पढ़ाई को समझने में भी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि जब स्कूल का गैप ज्यादा हो जाएगा, जब आप 10 दिन स्कूल नहीं जाएंगे, 20 दिन या 1 महीने स्कूल नहीं जाएंगे, तो उस 1 महीने के टाइम पीरियड में जो भी स्कूल में पढ़ाया गया है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? मिस हो जाएगा, सब अब गायब हो जाएगा, जो आपने पहले पढ़ा है वो भी भूल जाएंगे। तो फिर इस तरीके से पढ़ाई में क्या होती है? दिक्कत आती है। इसलिए जो दीर्घकालिक रोग हैं वो तीव्र रोग की अपेक्षा क्या होते हैं? स्वास्थ्य पर लंबे समय तक प्रभाव डालते हैं। स्वास्थ्य पर क्या करते हैं? लंबे समय तक विपरीत प्रभाव डालते हैं। कौन? दीर्घकालिक रोग। किसकी तुलना में? तीव्र रोग की तुलना में, ठीक है ना। क्योंकि जो तीव्र रोग होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, एक लंबे समय तक रहते हैं। तो जो दीर्घकालिक रोग हैं वो तीव्र रोग की तुलना में एक ज्यादा लंबे समय तक प्रभाव डालते हैं, ठीक। अब अगर मान लो क्वेश्चन आता है, ये तो हमने आपको बताया थ्योरी के बेस पे, ठीक है ना। ये इस तरीके से लिख करके हमने आपको यहां पर समझाया कि जो तीव्र रोग हैं वो किस तरह से होते हैं, जो दीर्घकालिक रोग है उनका जो प्रभाव है वो ज्यादा लंबे समय तक होता है, बड़ी बीमारियां होती हैं। वहीं फिर हमने आपको यहां पर इस तरीके से उदाहरण देकर के समझाया, ठीक है। फिर वहां पर हमने आपको क्षय रोग के माध्यम से दीर्घकालिक रोग के बारे में बताया। लेकिन अगर एग्जाम में अगर पूछेगा डिफरेंस के बारे में, ठीक है ना, कि तीव्र रोग और दीर्घकालिक रोग में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप लिखेंगे कैसे? यहां पर आपने समझ तो लिया, लेकिन एक बार यह भी देख लेते हैं कि लिखने का तरीका हमारा क्या हो सकता है। तो जो लिखने का तरीका है उसको हम लोग इस तरीके से यहां पर लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई देखो, सीधी सी बात है, 3 से 4 पॉइंट लिखो, वो पर्याप्त है। जैसे कि अगर एग्जाम में पूछेगा कि तीव्र रोग और दीर्घकालिक रोग में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप किस तरीके से अंतर लिखेंगे कि जो तीव्र रोग है, ये जो तीव्र रोग है ये छोटी सी अवधि के लिए या फिर कम अवधि के लिए होता है, जबकि दीर्घ रोग जो है ये लंबी अवधि के लिए होता है, ठीक है। वहीं जो तीव्र रोग है ये अचानक उत्पन्न होता है, अचानक हो जाए, खांसी जुकाम बता के तो नहीं आती है, अचानक होने लगता है। लेकिन जो दीर्घकालिक रोग है ये उत्पन्न होने एवं पूर्ण प्रभाव में आने में क्या करता है? लंबा समय लेता है, एक लंबा टाइम पीरियड लेगा, जबकि ये अचानक उत्पन्न हो जाएगा। इसका जो तीव्र जो रोग है इसका स्वास्थ्य पर कोई बहुत ज्यादा लंबा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जल्दी ही होती है और उतनी ही जल्दी सही भी हो जाती है। लेकिन जो दीर्घकालिक रोग है ये बहुत लंबे समय तक हमारे शरीर में बनी रहती है, इसलिए नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसलिए सामान्य स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है? बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अब आप यहां पर उदाहरण भी दे करके लिख सकते हैं। एक चौथे नंबर पे आप क्या करेंगे? यहां पर उदाहरण दे देंगे। जैसे आप यहां पर क्या लिख दोगे? जैसे खांसी जुकाम, खांसी जुकाम हो गया या फिर सिर दर्द हो गया। ये किसके उदाहरण हो गए? ये तीव्र रोग के उदाहरण हो गए, ठीक है, क्योंकि उदाहरण भी लिखना क्या है? जरूरी है, ठीक। वहीं अगर बात करेंगे दीर्घकालिक रोग के उदाहरण, तो इसके भी आप उदाहरण लिख देंगे क्या? जैसे कि क्षय रोग हो गया, ठीक। और अभी हमने एक आपको उदाहरण दिया था क्या? हाथी पांव, ठीक। तो इस तरीके से कितने पॉइंट हो गए? यहां पर 4 पॉइंट हो गए, जो कि क्या है? पर्याप्त हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट क्या कह रहा है? रोग के कारक क्या हैं? क्या कारक हो सकते हैं?
कैसे पता चलेगा कि आप क्या हैं, बीमार हैं, आपको कोई रोग है। ठीक है, तो ये जो आप नन्ना मुन्ना बेबी देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसको क्या हो गया, इसको लूज मोशन हो गए, और लूज मोशन की वजह से ये जो है यहाँ पर बैठा हुआ है, और बेचारे को बार बार, अब लूज मोशन में क्या होता है, आपको बार बार जो फ्रेश होने जाना पड़ेगा, तो इसको बार बार क्या है, फ्रेश होने जाना पड़ रहा है, इसलिए ये क्या है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा है ना, कि हमको बार बार कहाँ जाना पड़ रहा है, फ्रेश होने जाना पड़ रहा है, हम खेल नहीं पा रहे हैं, हम कूद नहीं पा रहे हैं, हम मस्ती नहीं कर पा रहे इस बेचारे से, इस वजह से बेचारा क्या है, ये गुस्सा है। ठीक है, तो देखो रोग के क्या कारक हैं। तो पहला यहां पर जो प्रश्न बनता है बेटा, पहला जो प्रश्न यहां पर बनता है कि रोग के क्या कारण हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है कि रोग के कारण क्या हैं। तो रोग के कारण की जब हम बात करेंगे तो यहां पर क्या लिखा है कि इस तरह से, इस कारण में क्या होते हैं, बहुत से स्तर होते हैं, कई चरणों में यह प्रक्रिया होती है। यदि कोई छोटा सा बच्चा, समझो यहां पर चीज को समझते हैं पहले, कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अब ये जो कोई छोटा बच्चा है, इसको क्या हो गया है, इसको लूज मोशन हो गया है। क्या हो गया, लूज मोशन हो गया, मतलब दस्त, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, दस्त कहते हैं। अगर लूज मोशन हो गया है तो हम कह सकते हैं कि इसका संभावित कारण क्या है, कि इसको कोई संक्रमण है। क्या है, कोई संक्रमण है, मतलब कि किसी संक्रमण की वजह से क्या हो गया है, इसको दस्त आ गए हैं या फिर लूज मोशन आ गए। तो जो सबसे पहला कारण बनता है, सबसे जो पहला कारण बनता है वो क्या कारण है, संक्रमण। ठीक है ना, कंटामिनेशन। कल बताया था हमने आपको, संक्रमित या दूषित जल या फिर खाने पीने से क्या हो जाता है, ये लूज मोशन हो जाते हैं। तो पहला कारण क्या बना, रोग का कारण क्या है, तो पता चला पहला कारण क्या है, संक्रमण है। वहीं अगर हम बात करेंगे फिर कि आखिर ये संक्रमण आया कहां से, संक्रमण कहां से आता है। ठीक है भाई, अगर हम ये समझ लेंगे कि इस बच्चे को लूज मोशन है और लूज मोशन का कारण क्या है, जब भी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया इसका कारण क्या है, संक्रमण है। ठीक, तो अब आपके दिमाग में यह भी क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये संक्रमण आया कहां से, कैसे जो है ये संक्रमण हो गया, किस वजह से आप बीमार हो गए। तो फिर उसका आंसर क्या पता चलता है कि हमें पता चलता है कि जो संक्रमण हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, दूषित जल पीने की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है, दूषित जल पीने की वजह से हुआ है। लेकिन अब वही एक बात हमने आपको कल बताया था ना, कि अगर पानी काफी देर तक खुला रहता है, या भोजन को अगर आप ढक के नहीं रखेंगे, या बिना हाथ धुले अगर आप खाना खा लेंगे, या पानी में उंगली डाल करके आप पानी को पिएंगे, तो ये सारी चीजों से क्या होता है, जो जल है या जो भोजन है वो क्या हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है, मतलब दूषित हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, और इस तरह की जो छोटी छोटी बीमारियां हैं जिसको तीव्र रोग कहते हैं, है ना, तो जो छोटी छोटी बीमारियां जो बहुत कम समय के लिए होती है ये हो जाती हैं। तो इसका पहला कारण क्या पता चला बेटा, कि पहला कारण क्या है, संक्रमण है। ठीक, कि आपको बीमारी हुई है तो वो किस वजह से हुई है, वो हुई है संक्रमण की वजह से। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि ये संक्रमण आया कहां से, तो आपको पता चला कि दूषित जल पीने से ये संक्रमण हो गया। लेकिन फिर वही क्वेश्चन आएगा कि यार जो है एक उसी मोहल्ले में, एक ही जगह पर हम भी रहते हैं, और उसी मोहल्ले में मेरा दोस्त भी रहता है। ठीक है, मतलब ये मेरा घर है और मेरे बगल वाले घर में दोनों लोग रह रहे हैं। ठीक, हम भी रहते हैं, मेरा दोस्त वहां रहता है, पानी भी दोनों लोगों के घर में एक ही आता है, या कह लो मोटर चला करके पानी भरते हैं, या फिर जो सरकारी पानी आता है गवर्नमेंट वाला, ठीक है, पानी भी सेम आ रहा है दोनों के घर में, दोनों लोग वही पानी पी रहे हैं। तो फिर हम बीमार क्यों हो गए और मेरा दोस्त बीमार क्यों नहीं हुआ, या फिर मेरा दोस्त बीमार हो गया और हम बीमार क्यों नहीं हुए। मतलब क्या है मेरे कहने का, मतलब यह है कि कंडीशन एक है, जो पानी हम पी रहे हैं वही पानी मेरा दोस्त भी पी रहा है, वही पानी मेरे घर वाले भी पी रहे हैं, लेकिन हम जो है क्या हुआ, उस पानी को पीने की वजह से संक्रमित हो गए, लेकिन बाकी के बच्चे क्यों नहीं हुए। ठीक है, तो आपके मन में यह ख्याल आएगा कि क्या ख्याल आएगा कि लेकिन अन्य बच्चों ने भी तो दूषित जल पिया होगा। ठीक, इसका कारण यह हो सकता है कि बच्चा स्वस्थ ना हो। इसका क्या कारण हो सकता है कि हम पहले से ही बीमार हों, है ना, यह भी तो हो सकता है कि भाई हम पहले से ही सही ना हो, और फिर एक बीमारी दो बीमारी हमारे अंदर पहले से ही हो, और फिर वो दूषित जल पीने की वजह से अचानक से वो बीमारी हमारे अंदर आ गई हो, तो उसका एक कारण यह भी हो सकता है। ठीक, अब लेकिन फिर बात यह आएगी कि आखिर वो बच्चा स्वस्थ क्यों नहीं है, यह भी तो आएगा कि अगर वो दूषित जल पीने से हम बीमार हो गए और उसका कारण यह था कि हम स्वस्थ नहीं थे, तो फिर हम स्वस्थ क्यों नहीं थे। तो उसका कारण क्या आ जाएगा कि शायद बच्चे का जो पोषण है,
ठीक है ना। पोषण का मतलब क्या, जो न्यूट्रिशन है, क्या है, जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, वो ठीक ठाक ना हो। क्या पता कि हम डेली मोमोज खाते हैं, डेली पिज्जा खाते हैं, लेकिन हमारा जो दोस्त है वो बढ़िया घर का खाना खाता है, साफ सुथरा हाथ धुल करके खाना खाता है ना। वो जो भोजन कर रहा है उसमें सारे के सारे पोषक तत्व हैं, लेकिन हम जो भोजन कर रहे हैं वो बर्गर, पिज्जा, मोमोज ये सब डेली खा रहे हैं, और इन सब चीजों में क्या होता है, पोषक तत्व तो नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पोषण है या जो बच्चे का पोषण है वो क्या ना हो, वो ठीक ना हो, ये भी एक कारण हो सकता है, और वह पर्याप्त भोजन नहीं करता है। अतः पर्याप्त पोषण न होने की वजह से रोग का क्या हो गया, वो दूसरा कारण हो गया। तो दूसरा सबसे बड़ा रोग का कारण क्या होता है कि हमको ऐसा भोजन करना है, हमको ऐसा पोषण लेना है जिसमें क्या हो, संतुलित आहार हो। हमें कैसा भोजन लेना है, हमें कैसा पोषण प्राप्त करना है जिसमें क्या हो बेटा, जिसमें संतुलित आहार हो। ठीक है, अब तो दूसरा कारण ये हो गया। ठीक, देखो अब फिर समझते हैं, समराइज करते हैं चीजों को कि पहला कारण क्या था। देखो यहां पर हम आपको बताते हैं, पहला कारण क्या था, अगर कोई व्यक्ति क्या हो गया है, बीमार है। ठीक है, अगर कोई क्या है, बीमार है, तो बीमार होने का पहला कारण क्या हो सकता है, कोई संक्रमण। क्या हो सकता है, कोई संक्रमण हो सकता है। ठीक, दूसरी बात कि अगर वो संक्रमण हुआ है तो वो संक्रमण कैसे हो गया, तो फिर हमको यह पता चला कि वो संक्रमण हो गया है दूषित जल पीने से। कैसे पीने से, दूषित जल पीने से। ठीक, अब बात यह आती है कि दूषित जल हमने भी पिया और दूषित जल मेरे दोस्त ने भी पिया, लेकिन बीमार हम हो गए और मेरा दोस्त बीमार नहीं हुआ। तो उसका क्या कारण पता चला कि इसका मतलब यह हो सकता है कि हम पहले से ही क्या हो, अस्वस्थ हो। ठीक, अब पहले से अस्वस्थ क्यों हैं, तो उसका कारण क्या हुआ कि हमने पर्याप्त भोजन नहीं लिया। उसका तीसरा कारण क्या हो सकता है, अपर्याप्त पोषण। ठीक, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसका पहला कारण क्या है, संक्रमण, दूसरा कारण है दूषित जल, और तीसरा कारण है अपर्याप्त पोषण। ठीक है ना, कि हम सही से अच्छे से भोजन नहीं करते हैं, और जबकि जो मेरा दोस्त है वो बढ़िया घर का खाना खाता है डेली, है ना, मोमोज पिज्जा ये बहुत कम ही खाता है, कभी कभी 10 दिन में 15 दिन में एक बार खा लिया। हम डेली खाते हैं, हम घर का खाना नहीं खाते हैं, और अगर खाते भी हैं तो हाथ नहीं धुलते हैं, हाथ धुल के नहीं खाते हैं, तो इसका मतलब अपर्याप्त पोषण है, जिसकी वजह से हम क्या थे, पहले से ही अस्वस्थ थे, और जैसे ही हमने दूषित जल को पिया तो वो जो संक्रमण था वो हमारे शरीर के अंदर आ गया और हम क्या हो गए, बीमार हो गए। तो ये सारी चीज तो हो गई व्यक्तिगत, क्या हो गई, व्यक्तिगत, किसकी वजह से, मेरी वजह से। लेकिन एक चौथा कारण भी हो सकता है जो आपने नहीं सोचा। चौथा कारण क्या हो सकता है, यह भी हो सकता है कि हम डेली, अब आप सोच रहे होगे सर हम तो डेली खाना खाते हैं, हम तो मोमोज खाते ही नहीं है, आप बिना मतलब में हमको बोल रहे हैं कि हम डेली मोमोज खाते हैं, है ना, हम तो कभी कभी खाते हैं, हम डेली जो है पर्याप्त पोषण करते हैं, हम पानी भी जो है एकदम धुला हुआ जो है साफ बर्तन में पानी पीते हैं, हाथ धुल करके पानी पीते हैं, तो फिर हमको कोई संक्रमण नहीं होगा। इसका मतलब ये सारी चीजें क्या है, गलत हैं, और फिर भी हम क्या हो गए, बीमार हो गए। फिर भी क्या हो गए, बीमार हो गए। हम भोजन भी अच्छा करते हैं, पर्याप्त संतुलित आहार की मात्रा में भोजन भी लेते हैं, ठीक है, हम दूषित जल भी नहीं पीते हैं, हाथ धुल करके पानी पीते हैं, बर्तन धुल करके पानी लेते हैं, पानी को ढक करके रखते हैं, हमारे पास कोई संक्रमण आने का कोई साधन नहीं था, फिर भी हम क्या हो गए, बीमार हो गए। तो उसका क्या कारण हो सकता है, आप बताइए। तो इसका एक और कारण यह भी हो सकता है कि जो पानी है, जो जल है, वो जल ही कैसा क्या हो, वो जो है दूषित जल हो। जैसे दूषित जल एक यहां पर किस तरह से हो सकता है, कंटामिनेटेड की वजह से हो सकता है, ठीक है ना। एक जो सरकारी व्यवस्था है, जैसे कि ये है ना, पीने के लिए साफ पानी ही तुमको ना मिले, ठीक, क्या हो कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे घर में जो पानी आ रहा है हो सकता है वो पानी ही साफ ना हो, ठीक है ना। तो पीने के लिए, या फिर उसको अगर एक शब्दों में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, पेयजल
पेयजल का पेयजल का साफ सुथरा ना होना। हो सकता है कि आपके घर में जो पानी आ रहा है वो कैसा हो, वो ही साफ ना हो, ठीक है ना। तो अब आप जब पानी ही दूषित है तो फिर आप उसको कितना भी ढक करके रखो, लेकिन जब जल ही दूषित है, वो पेयजल ही कैसा है, साफ सुथरा नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है ना। जैसा कि यहां पर ये चित्र के माध्यम से हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि यहां पर क्या लिखा है, बच्चों के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं था। क्यों उपलब्ध नहीं था, उसमें आपकी गलती नहीं है, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये कैसा है, ये सामुदायिक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि व्यक्तिगत समस्याएं क्या होती हैं और सामुदायिक समस्याएं क्या होती हैं। तो अब पीने के लिए ही अगर पेयजल अगर साफ उपलब्ध नहीं है तो फिर ये जो है आपकी समस्या नहीं है, किसकी समस्या है, ये सरकार की समस्या है। मतलब कि शायद जहां बच्चे का परिवार रहता है या जहां आप लोग रहते हैं, शायद जहां बच्चे का परिवार रहता है वहां पर खराब लोक सेवाओं के कारण, लोक सेवा मतलब जो सरकारी व्यवस्था है उसको बोलते हैं लेक सेवा, तो खराब लोक सेवा के कारण साफ पानी ही क्या है, उपलब्ध ना हो। इस प्रकार जो गरीबी और लोक सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण क्या हो सकता है, बच्चे बीमार हो सकते हैं, ठीक है ना। आपके घर में जो पानी आ रहा है वो शुद्ध पानी नहीं है, वो साफ जल नहीं है। ये किसकी वजह से है, ये सरकार की अव्यवस्था की वजह से है, या फिर अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है, वो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जैसे कि ये बच्चे कहां रह रहे हैं, ये झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं और इनके आसपास जो पानी और नदी के रूप में जो पानी बह रहा है या वहां से जो भी पानी निकल रहा है उसी पानी को क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं। अब बेटा ये जो पानी है, ये जो जल आप यहां पर देख रहे हैं, तो क्या ये जल साफ है, नहीं। अब ये जल ही साफ नहीं है, तो जब अगर इस तरह का जल अगर कोई बच्चा पिएगा तो वो क्या होगा, वो बीमारी का कारण बनेगा, ठीक है ना। तो आई होप कि यहां पर आपको यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है संक्रामक और असंक्रामक कारक क्या है। संक्रामक कारक क्या होते हैं और असंक्रामक कारक क्या होते हैं, इनको समझते हैं, ठीक। तो देखो, वह रोग जिसके तात्कालिक कारण क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। सूक्ष्म जीव को बेटा अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको हम लोग अपनी आंखों से आसानी से नहीं देख सकते हैं। ऐसे जीव जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की, माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है, उसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं, ठीक है। तो वह रोग जिसके तात्कालिक कारण क्या है, सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, संक्रामक रोग कहते हैं। जबकि ऐसे बाहरी कारक जिसमें सूक्ष्म जीव नहीं है, जिसमें सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं, वे हमारे समुदाय में फैल सकते हैं और ऐसे रोगों को क्या कहते हैं, ऐसे रोगों को असंक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोगों को क्या कहते हैं, ऐसे रोगों को असंक्रामक रोग कहते हैं। उदाहरण की बात करेंगे तो जैसे कि हाई बीपी, उच्च रक्तचाप। अब ये जो आप यहां पर चित्र देख रहे हैं, इस व्यक्ति को क्या हो गया है, इस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। क्या है इसका, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, उच्च रक्तचाप, ठीक है ना। अब इस बेचारे का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब आप लोग डॉक्टर के यहां गए हो तो डॉक्टर कुछ इस तरह का कुछ कपड़ा जैसा होता है, उसको आपके क्या करेंगे, हाथ में यहां पर बांध देंगे और बांध के फिर उसको एक रिमोट जैसा, गेंद जैसी चीज होती है, उसको ऐसे ऐसे करके दबाते हैं, है ना। तो जब ये जो कपड़ा ये जो लिए है, जब आप इसको हाथ में यहां पर ऐसे कस के बांध दिया जाएगा तो आपके जो खून का जो दौड़ान है, जो यहां से यहां तक जाना था, वो रुक जाएगा,
ठीक, और रुक जाएगा तो फिर क्या करेंगे, ये उसको जो है इसके हाथ में, इनके हाथ जो भी सामान होता है उसको क्या करते हैं, दबाते हैं और उससे पता चलता है कि जो आपका जो ब्लड प्रेशर है ना, जो ब्लड प्रेशर, जो रक्तचाप है वो कितना है, हाई है कि लो है। ठीक, तो जो उच्च रक्तचाप होता है, क्या, जो उच्च रक्तचाप होता, जो उच्च रक्तचाप जो होता है वो अधिक वजन का होना, जब हमारा वजन ज्यादा हो जाता है, या फिर आप कह दो कि सर वजन अगर ज्यादा नहीं है तो दूसरा क्या कारण हो सकता है, तो दूसरा कारण हो सकता है कि व्यायाम ना करना, एक्सरसाइज ना करना। हमने आपको बताया था कि हर व्यक्ति को डेली 10 मिनट 15 मिनट क्या करना चाहिए, टहलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर व्यायाम नहीं करेंगे, कुछ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो उसका क्या कारण हो सकता है, उसका कारण हो सकता है कि आजकल जो जैसी बीमारियां चल रही, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, या फिर शुगर, तो ये जो बीमारियां ये किसकी वजह से होती है कि हम व्यायाम नहीं करते हैं, टहलते नहीं है, ठीक है ना, अपने शरीर से कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। अगर व्यायाम नहीं भी करना चाहते हैं और अगर आप डेली टहलने जाते हैं, ठीक है, और आप 15 से 20 मिनट आधे घंटे तक अगर आप टहलते हैं, तो इस तरह की जो बीमारियां वो जीवन में कभी नहीं होंगी, जीवन में कभी नहीं होंगी इस तरह की बीमारियां। कब, अगर आप डेली क्या करते हैं, अगर आप डेली टहलने जाते हैं। तो समझो मतलब कि टहलना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर टहलने, दिन भर कुछ मत करो, जो लोग कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करने का मतलब कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं, है ना, कुछ नहीं का मतलब ये नहीं कि हम वेले बैठे रहते हैं, कुछ नहीं का मतलब कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जिनको समय नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का, वो अगर डेली आधे घंटे टहलने भी अगर जाएंगे, व्यायाम भी करेंगे, कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करेंगे, तो उससे क्या होगा, ये जो शुगर है और ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो जीवन में कभी नहीं होंगी। ठीक है ना, तो व्यायाम ना करना, व्यायाम ना करना या फिर शरीर के वजन का बहुत ज्यादा होना किसका कारण होता है, ये हाई ब्लड प्रेशर का कारण होता है, उच्च रक्तचाप का कारण होता है। और ये कैसा रोग है बेटा, कैसा कारक है, ये असंक्रामक कारक है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने यहां पर देखा इसको इस रूप में। और अगर ये मान लो अगर क्वेश्चन के रूप में आता है कि संक्रामक और असंक्रामक रोगों में से प्रत्येक का उदाहरण देते हुए आपको क्या करना है, इसको स्पष्ट करना है या इनके अंतर के बारे में बताना है। अगर इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फिर आप उसको कैसे लिखेंगे, तो आप क्या बताएंगे कि जो संक्रामक रोग है, क्या है, जो संक्रामक रोग है, ये रोग सूक्ष्म जीवों की वजह से होता है। किसकी वजह से, सूक्ष्म जीवों की वजह से होता है। वही जो असंक्रामक रोग है, कौन सा, जो असंक्रामक रोग है वो किसकी वजह से होता है, परजीवी की वजह से होता है। किसकी वजह से, परजीवी की वजह से, अंग्रेजी में कहते हैं पैथोजन, इनके द्वारा होता है। वहीं जो संक्रामक रोग है उसमें जो रोगाणु हैं वो कहां, वायु में, जल में, भोजन में, ठीक है ना, या शारीरिक संपर्क के द्वारा रोगी व्यक्ति से, जिस व्यक्ति को क्या है, रोग है, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं, है ना। जैसे मान लो खांसी है, जैसे क्या है, मान लो खांसी है, अब अगर हमको खांसी आ रही है और कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर मेरे बगल में खड़ा है, ठीक है, और उसने अगर मास्क नहीं पहना हुआ है, तो मेरी खांसी जब आएगी तो उसके जो वायरस है मेरे, वो उसके व्यक्ति के अंदर चले जाएंगे। ठीक, तो एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर वो जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं या जो रोगाणु होते हैं, वो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में किसके द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा क्या होते हैं, ये चले जाते हैं। ठीक है, वही जो असंक्रामक रोग हैं ये रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को फैलेगा। उसका रीजन क्या होता है, असंक्रामक रोग का, इसके और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि दीर्घकालिक रोग हो गए। कौन से रोग हो गए, दीर्घकालिक रोग, या फिर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और एक्सरसाइज ना करने की वजह से हम क्या हो गए, बीमार पड़ गए, तो क्या हो गया, असंक्रामक रोग हो गया। मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो गया, असंक्रामक रोग। हमको मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, असंक्रामक रोग। समझ रहे हो, तो ये रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलेंगे, ये व्यक्तिगत है ना, ये मेरे अंदर ही बीमारी होने की वजह से क्या हो गया है, संक्रमण की वजह से ये असंक्रामक रोग हो गया है। वहीं तीसरे बिंदु की बात करेंगे तो ये सीधे संपर्क के द्वारा फैलते हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जबकि इसमें प्रसारण नहीं होता है। ये एक व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, किसी व्यक्ति के खुद के द्वारा ही कोई संक्रमण या कोई ऐसा रोगाणु, कोई विषाणु जो संक्रमित भोजन या संक्रमित
पानी, या फिर चोट लग जाने की वजह से, घाव होने की वजह से, या फिर दस्त आने की वजह से, या और भी बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की वजह से ये नहीं होता है। वो कौन सा होता है? वो संक्रमण होता है। ठीक है, चौथे बिंदु की बात करेंगे तो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचरण हो सकता है, और इसमें रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचरण नहीं हो सकता। हालांकि ये पॉइंट 2 बार ही आ गया है, तो आप इसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, और संक्रामक रोग का उदाहरण क्या होगा? जैसे कि एड्स। ठीक है ना, एड्स को फुल फॉर्म में लिखते हैं AIDS। अभी जो एड्स नामक बीमारी है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकती है। ठीक है ना, उसके कई कारण हैं, मतलब होने के, जो सिर्फ साथ बैठने से ही नहीं होता। जो एड्स नामक जो बीमारी है, वो सिर्फ साथ बैठने से ही नहीं होता कि अगर किसी एक व्यक्ति को एड्स है और दूसरा व्यक्ति उसके साथ बैठ रहा है तो उसको भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, है ना। अगर कोई रोगी व्यक्ति है जो कि एड्स से ग्रसित है, अगर उस व्यक्ति का ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति के ब्लड में चढ़ाया जाएगा तो संक्रमण फैलेगा। ठीक है, या इंजेक्शन के माध्यम से, सुई के माध्यम से फैल सकता है। ठीक है, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से ये रोग फैल सकते हैं। तो उसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं कि किन कारणों से ये बीमारियां फैलती हैं। और असंक्रामक रोग में हम ले लेते हैं मरेस्मस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। हमने आपको बताया भी था कि जो आज का लेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हर एक टॉपिक से क्या आने? क्वेश्चन आने। अब ये क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो अब हम लोग इसकी चर्चा लगातार यहां पर करेंगे। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम में बेटा किस तरह से क्वेश्चन आगे आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर क्वेश्चन लिखा है कि रोग निवारण और रोग उपचार से आप क्या समझते हैं? ठीक, रोग निवारण और रोग उपचार से उत्तम है। ठीक, यह कथन को उचित ठहराने के लिए आप क्या सावधानी बरतेंगे? आप ऐसी कौन सी सावधानी बरतेंगे कि आप क्या करें? उपचार ना कराना पड़े और उसका क्या कर लें? आप निवारण कर लें। ठीक है ना, इस पॉइंट को समझना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहां पर। ये क्या है? ये बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि रोग निवारण रोग उपचार से उत्तम है ना, ट्रीटमेंट ना कराना पड़े। ठीक है, कल हम आपको लेक्चर में क्या समझा रहे थे? कल इसी बात की तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आप खुद इस तरह से व्यवहार करें, आपकी डेली दिनचर्या, जो डेली रूटीन है, वो इस तरह से होना चाहिए कि आपको उपचार कराना ही ना पड़े, आपको डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। उपचार का मतलब क्या हो गया? ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट कब होगा? ट्रीटमेंट होगा जब आप डॉक्टर के पास जाओगे। तो क्यों ऐसा काम करो कि तुमको डॉक्टर के पास जाना पड़े? इससे अच्छा आप खुद सावधानी बरतें कि आपको कोई बीमारी ना हो। ठीक है, तो जैसे कि नियमित डॉक्टर की जांच कराओ, मतलब जिसको बोलते हैं चेकअप, हेल्थ चेकअप बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? हेल्थ चेकअप। अब हेल्थ चेकअप हम तभी नहीं कराते हैं जब हम बीमार हों। ठीक है ना, आप स्वस्थ हैं और आपने क्या कराया? हेल्थ चेकअप करा लिया। ठीक है, जब आप पूरी बॉडी का हेल्थ चेकअप कराएंगे तो उससे क्या पता चलेगा? उससे यह पता चलेगा कि आप क्या हैं, आप स्वस्थ हैं, या फिर ऐसा तो नहीं कि कोई बीमारी आपके शरीर में जन्म ले रही हो। तो बीमार होने से पहले ही आपको बीमारी के बारे में पता चल जाएगा और आप क्या करेंगे? रोग निवारण करके उस बीमारी को खत्म कर सकते हैं। तो नियमित डॉक्टरी जांच कराने से क्या होता है कि हम बीमार होने से पहले ही उसके लिए सावधान हो जाते हैं और आगे आने वाली दीर्घकालिक रोग से हम बचाव कर सकते हैं। वहीं दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि हम संतुलित आहार लें। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम संतुलित आहार लें। डिपेंड करता है कि हम किस तरह का भोजन ले रहे हैं, किस तरह का पोषण कर रहे हैं। या फिर रोग और उसके कारण की जानकारी, जो रोग होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर आप हाथ खाना खाने से पहले अगर हाथ नहीं धुलेंगे, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया? फिर वो दूषित भोजन हो गया, क्योंकि आपके हाथ में क्या है? बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, और जब आप भोजन खाएंगे तो वो बैक्टीरिया वायरस आपके मुंह के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको पहले से ही बताया। तो आपको क्या रोग की जानकारी है,
ठीक है ना। अगर आप हाथ धुल करके पानी नहीं पिएंगे या जिस बर्तन में आप पानी पी रहे हैं उसको अगर नहीं धुलेंगे तो क्या हो गया, वो जल कैसा हो गया, दूषित जल हो गया, कंटामिनेटेड वाटर। और दूषित जल पीने से क्या होगा, बीमारी होगी। तो आपको पहले से ही रोग के बारे में पता हो, उस रोग की जानकारी हो, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं और बीमार होने से बच सकते हैं, ठीक है ना। वहीं अगला पॉइंट क्या है, स्वास्थ्यकर दशाओं का अनुरक्षण, ठीक है, कि मतलब स्वास्थ्य किस क्या क्या तरीके आप अपना सकते हैं कि जो आपका स्वास्थ्य है वो बढ़िया रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे, ठीक है। डेली टहलने जाना है, अपना वजन नहीं बढ़ने देना है, डेली एक्सरसाइज करनी है। ये सब चीजें करने से क्या होगा कि जब आप इस तरह की चीजें करेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से स्वतः ही बच जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए हमने आपको बताया था कि सुबह सुबह उठ के जरूर टहलना चाहिए। जिन व्यक्तियों के पास सुबह टाइम नहीं है उनको शाम को टहलना चाहिए, ठीक है ना। टहलना जीवन में बहुत जरूरी है, क्यों, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर पर किस प्रकार का रोग अधिक विपरीत प्रभाव डालता है। ऐसा कौन सा रोग है जो विपरीत प्रभाव डालता है, वो तीव्र रोग होता है या फिर दीर्घकालिक रोग होता है। तो अभी हमने आपको पढ़ाया कौन सा रोग होता है बेटा, वो दीर्घकालिक रोग होता है। कैसा होता है, दीर्घकालिक रोग होता है जो हमारे शरीर पर क्या करता है, विपरीत प्रभाव डालता है, ठीक। तो आप आसानी से लिख लेंगे क्या, कि जो दीर्घकालिक रोग हैं, कौन से रोग, जो दीर्घकालिक रोग हैं ये विपरीत प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए सर्दी जुकाम या वायरल कोई बुखार है, ये क्या है, ये तीव्र रोग हैं। ये क्या है, ये तीव्र रोग है, लेकिन जो हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालते हैं। वही हम एक आध सप्ताह में क्या हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। लेकिन जैसे क्षय रोग है, कौन सा रोग है, क्षय रोग, ठीक। तो क्षय रोग क्या करेगा, ये एक दीर्घकालिक रोग है जिसका हमारे शरीर पर लंबे समय तक क्या होगा, जिसका हमारे शरीर पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ेगा, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे शरीर पर कौन से ऐसे रोग होते हैं जो विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो आपको पता है दीर्घकालिक रोग हैं और आपको दीर्घकालिक रोग के बारे में बताना है। वहीं आपको तीव्र रोग के भी बारे में बताना है कि जो तीव्र रोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पूछा गया है ना कि तीव्र हो सकते हैं कि नहीं, तो तीव्र क्यों नहीं होगा आपको यही बताना है कि जो तीव्र रोग होते हैं वो बहुत ही कम समय के लिए हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं और इनका कोई भी नकारात्मक या कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता है। जैसे कि खांसी जुकाम हो गया, सर दर्द हो गया, इस तरह के जो रोग होते हैं वो तीव्र रोग होते हैं, ठीक। वहीं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोग क्या है, आखिर ये रोग है क्या और आपने कितने प्रकार के रोगों का अध्ययन किया है, उदाहरण दीजिए। अब ये क्वेश्चन कैसा आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आएगा। ये किसके रूप में आएगा बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आएगा। क्यों, क्योंकि इसने क्या पूछ दिया, कितने प्रकार के रोगों का अध्ययन किया जा सकता है, ठीक। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि रोग क्या है। तो रोग का तात्पर्य व्याधि से है या फिर अच्छे स्वास्थ्य में गतिरोध से है। गतिरोध का मतलब कोई दिक्कत पैदा हो जाना, ठीक। शरीर क्रियाओं में संतुलन, पोषक तत्वों की मनोवैज्ञानिक कारण या फिर रोगाणुओं के संक्रमण से, किससे, संक्रमण से स्वास्थ्य पर क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। और इस स्थिति को क्या कहते हैं बेटा, इस स्थिति को रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। वहीं जब आप बात करेंगे रोग के प्रकार की, कि रोग के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, तो आपने पढ़ा है कि अगर अवधि के आधार पर आप बात करोगे, किसके आधार पर, अवधि के आधार पर, मतलब समय के आधार पर बात करोगे तो रोग कितने प्रकार के हो सकते हैं। यहां पर लिखा है द्वि प्रकार के, यहां लिख दो क्या, दो प्रकार के। कितने प्रकार के रोग हो सकते हैं बेटा, दो प्रकार के रोग हो सकते हैं। पहला तीव्र रोग और दूसरा दीर्घकालिक रोग, ठीक है। तीव्र रोग जो कि कम अवधि के लिए होता है और दीर्घकालिक रोग ज्यादा अवधि के लिए होते हैं। वहीं अगर संक्रमण के आधार पर बात करोगे, किसके आधार पर, अगर संक्रमण के आधार पर आप बात करोगे, यहां पर आधार कितने हो गए, दो। कितने आधार हो गए बेटा, दो। पहला कौन सा आधार है, पहला है अवधि के आधार पर। पहला किसके आधार पर है, अवधि के आधार पे। तो अवधि के आधार पे भी कितने होते हैं, दो होते हैं। और संक्रमण के आधार पे भी कितने होते हैं, दो होते हैं। जो संक्रमण के आधार पे होते हैं वो एक संक्रामक रोग और एक असंक्रामक रोग, जिसकी हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोगों के लक्षणों का क्या अभिप्राय है, मतलब लक्षण का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना, कि रोग के क्या 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 हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं, लक्षणों से क्या अभिप्राय है, उदाहरण दे करके समझाइए, ठीक। तो बेटा जब भी कोई रोग होता है तो शरीर के एक
अथवा अनेक अंगों पर क्या करता है, प्रभाव डालता है, जैसा कि शुरुआत में ही हमने आपको इसके बारे में बताया, ठीक है ना। अब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लिखना आपको वही है जो हमने आपको अभी तक समझाया, जितने भी पॉइंट अभी तक हमने आपको बताए उन्हीं पॉइंट को क्या करना है, आपको देखना है किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसमें आपको वहां पर क्या क्या लिखना है। हालांकि जो तथ्यात्मक क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, है ना। संक्रमण और असंक्रामक रोग में क्या अंतर है, तीव्र और दीर्घकालिक रोग में क्या अंतर है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग लगाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में, जैसे पूछ रहे रोग के लक्षण क्या है। अब बताइए, अब आपको यहां पर सोचना पड़ेगा क्या, जो भी हमने आपको समझाया है, जो हमने आपको समझाया बस वही आपको यहां पर लिखना है, ठीक है ना। कि एक से अनेक अंगों पर प्रभाव डालता है, जैसे कि सर दर्द हो गया, खांसी हो गया, दस्त है, या फिर किसी घाव में पस है। ये देखो, ये एग्जैक्ट वैसे ही हो गया जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ठीक है ना। जो हमारे पहली स्लाइड थी वहां से ये क्वेश्चन आ गया, ठीक। क्या क्वेश्चन, देखो सेम हमने आपको चीजें बताई थी कि नहीं बताई थी, देखो देखो सब कुछ वही लिखा है कि नहीं लिखा है, बस यही आपको लिखना है। जो जो हमने आपको समझाया बस वही आपको लिखना है कि रोग क्या है। जब कोई रोग होता है तो फिर शरीर के एक अथवा अनेक अंगों में क्या करता है, प्रभाव डालता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, शरीर में खराबी परिलक्षित होने लगती है और इसी बदलाव को क्या कहते हैं, रोग के लक्षण दर्शाते हैं। अब यह परिभाषा आपको वहां पर लिखनी है। ये क्या होगा, ये परिभाषा आपको लिखनी है। जब उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण क्या हो गया, सरदर्द, खांसी, दस्त या फिर घाव में पस का आना, ये सभी क्या है, लक्षण है। यही क्वेश्चन पूछा गया था ना कि रोग के क्या लक्षण हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे रोग के लक्षण हैं, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें हैं जो आप लोग पढ़ रहे हो, बस वही आपको क्या करना है, आपको वहां पर लिखना है, ठीक है ना। इन सभी लक्षणों में किसी ना किसी रोग का पता चलता है, लेकिन इससे यह नहीं पता चलता कि रोग कौन सा है, ठीक। उदाहरण के लिए अगर सरदर्द है तो वो क्या हो सकता है, परीक्षा का भय हो सकता है, अथवा अथवा क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस एक बीमारी होती है, ठीक है ना। मेनिंजाइटिस एक बीमारी है, हिंदी में मस्तिष्क व्रण शोध कहते हैं, ठीक। अथवा वो क्या हो सकता है, फिर विभिन्न बीमारियों में से कोई एक हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर हो सकती हैं, ठीक है। रोग वे चिन्ह हैं जिन्हें चिकित्सक लक्षणों के आधार पर, किसके आधार पर, चिकित्सक लक्षणों के आधार पर जो है देखते हैं। लक्षण किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित संकेत देते हैं कि आपको फला फला करके ये बीमारी हो गई है, ठीक। तो वही सारी चीजें आपको लिखनी है जो यहां पर आपको समझाई जा रही है। जितना भी हम आपको कुछ बोल करके समझा रहे हैं, जितना भी हम आपको बता रहे हैं, तो वो क्या है, वो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के आंसर हैं, ठीक है ना। जितना भी हमने आपको समझाया, जैसे कल हमने आपको क्वेश्चन कराए थे, ठीक, कि बीमारियों से किस तरह से बचा जा सकता है, कोई ऐसी 2 या कोई ऐसी 4 जो है आवश्यक स्थितियों के बारे में लिखो कि बीमारियों से किस तरह से बचा जा सकता है। तो ये भी हमने आपको वहां पर करवाया था, ठीक। तो जितना भी कुछ आपको यहां पर बताया जा रहा है वो सारा ही क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो कह रहा है कि वायरल संक्रमण के विरुद्ध प्रतिजैविक क्यों कार्य नहीं करते हैं, ठीक है ना। प्रतिजैविक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं, एंटीबायोटिक। और वायरस संक्रमण मतलब वायरस से होने वाले जो संक्रमण होते हैं, किससे, वायरस से। जो वायरस से होने वाली जो बीमारियां होती हैं तो वहां पर जल्दी ये एंटीबायोटिक काम नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि वायरस जो है वो अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति उसके पास नहीं बनाते हैं, है ना। अगर कोशिका भित्ति होगी तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, और जब कोशिका भित्ति ही नहीं है तो बात ही खत्म। इसके बदले क्या करते हैं, वे गुणन के लिए प्रभावित व्यक्ति में कोशिका तंत्र का उपयोग करते हैं, ठीक। तो ये कारण होता है, जो वायरस है, जो वायरस से होने वाली बीमारी है वो क्या नहीं होती है जल्दी, एंटीबायोटिक की वजह से या प्रतिजैविक की वजह से या फिर दवाइयों की वजह से नहीं मरते हैं। एंड ये जो वायरस होते हैं, ये जो विषाणु होते हैं, ये एंटीबायोटिक से या किसी मेडिसिन से जल्दी, अब हैवी डोज लोगे तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन नॉर्मल अगर आप मेडिसिन लोगे तो उससे सही नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें वायरस में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आपको पता है जो वायरस हैं वो निर्जीव और सजीव के बीच की क्या है, जैविक कड़ी होते हैं, ठीक है ना। निर्जीव और बीच की कड़ी, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी होते हैं। अगर आप बात करोगे जीवाणुओं की तो जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन विषाणुओं में, वायरस में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये किसका प्रयोग करते हैं, ये कोशिका तंत्र का प्रयोग करते हैं।
है ना, जिस भी किसी जीव के अंदर के शरीर के अंदर ये वायरस जाते हैं, वहां पर जाकर के उसके कोशिका तंत्र का प्रयोग करते हैं और क्या करते हैं, गुणन करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस है जो कहां के लिए हैं, जो आपके घर के लिए हैं। तो ये है आपका होमवर्क, कुछ क्वेश्चंस हमने कराए हैं, कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो देखते हैं आज का होमवर्क क्या है। आज का होमवर्क ये है कि क्या रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर सभी रोग फैल सकते हैं? क्या किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर कोई भी रोग हो, क्या वो फैल सकता है? ठीक है, तो मैंने लेक्चर में आपको बताया है, आप कमेंट करके इसका आंसर देंगे। आप बताएंगे हां या ना, तो कमेंट करके इसका आंसर दीजिए जल्दी से, फटाक से। ऐसे कौन से रोग हैं जो नहीं फैलते हैं, ये आपको अपने होमवर्क में करना है। कॉपी में आपको लिखना है ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ उठने बैठने पर नहीं फैलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लंबे समय तक रहने के कारण आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है? ऐसे कौन से कारण होते हैं जो लंबे समय तक रहने पर आप स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है? क्या फिर वो पीलिया रोग से ग्रसित है? क्या वो आपके शरीर पर जू है, जू का मतलब समझते हो ना, सर में, या फिर आपके चेहरे पर क्या है, मुहासे हैं? तो ऐसा कौन सा कारण हो सकता है? इन तीनों में से कोई एक ऐसा कारण है जिसके लंबे समय तक रहने के कारण क्या होता है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आप बताएंगे कमेंट करके यहां पर कौन सा आंसर सही है। ठीक है, और क्या रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर सभी रोग फैलते हैं? क्या यह बात सही है या गलत है, ये आप हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, ये आप हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले आने वाले लेक्चर में, और आगे आप जो लेक्चर होगा उसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसमें हम लोग बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे, संक्रामक रोग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, कौन कौन से ऐसी बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, कौन से प्रोटोजोआ होते हैं, कौन सी बीमारियां ये फैलाते हैं, ये सारी की सारी चर्चा हम लोग आने वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।